नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य हिंदी। ठीक है दोस्तों, सामान्य हिंदी से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि एक टेस्ट होगा और इसमें से आप देखिए कि आपने इसमें से कितने सही किए दोस्तों। ठीक है, कितने क्वेश्चंस को आप सही कर सकते हैं। और टेस्ट के बाद पूरा जब वीडियो समाप्त हो जाए तो उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने इनमें से कितने सही किए दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 20, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा सेट रहेगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। और इससे पहले मैं 3 सेट ऑलरेडी करा चुका हूँ, उससे उनको भी जाकर के आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छ ध्वनि का पूछा गया है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए है आपका मूल स्वर, ऑप्शन बी है घोष स्वर, और ऑप्शन सी है संयुक्त वर्ण, या ऑप्शन डी है तालव्य। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें। प्रश्न नंबर 1 के लिए छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है छ ध्वनि दोस्तों। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, क्योंकि छः जो बनता है वो कै, आधा कै प्लस षटकोण वाला छ, इन दोनों से मिलकर के बनता है छः। ठीक है दोस्तों, और संयुक्त वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो 4 होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, अघोष वर्ण कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पूछा है कि अघोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है ज, ऑप्शन सी है ह, और ऑप्शन डी है शा। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 2 के लिए। तो यहाँ प्रश्न नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, शाह। ये जो शाह है ये किसके अंतर्गत आता है, ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, अघोष वर्ण कौन से होते हैं, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर ग्रंथियों में किसी भी प्रकार का कंपन नहीं होता है, क्या कहलाती हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं वो दोस्तों। ठीक है, अघोष वर्ण की जो संख्या होती है वो 13 होती है। कितनी होती है, 13 होती है। स्वर ग्रंथि मतलब जब हम उसको बोलेंगे, जब उसको हम अंदर से निकालेंगे तो बिल्कुल भी स्वर ग्रंथि में कंपन नहीं होगा। जैसे अगर हम बोलें, एग्जाम्पल लेते का बोलेंगे तो बिल्कुल भी कंपन हुआ नहीं हुआ, स्वर ग्रंथि में कोई कंपन नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो कैसी ध्वनियाँ होंगी, अघोष ध्वनियाँ होंगी। ठीक है दोस्तों, इसका विपरीत ही सघोष हो जाती हैं, उसमें कंपन होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी पूछा है, इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन ए है शारीरिक, ऑप्शन बी है शारीरिक, ऑप्शन सी है शारीरिक, और ऑप्शन डी है शारीरिक। इसमें सरलता वाला सा है और सीटी वाला सा है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 3 के लिए। तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शारीरिक। ठीक है, जब हम शारीरिक लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, शारीरिक। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी पूछा है, तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है शताब्दी, ऑप्शन बी है शताब्दी, और ऑप्शन सी है शताब्दी, है ना, और ऑप्शन डी है शताब्दी, शताब्दी। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 4 के लिए। तो यहाँ प्रश्न नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, शताब्दी। सीटी वाला सा बनता है दोस्तों। ठीक है, सीटी वाला सा बनेगा, आधा बै और दे पे बड़ी ई की मात्रा। ठीक है दोस्तों, तो शताब्दी ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। मतलब शब्दों को व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है या कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 7, या ऑप्शन डी है 10।
तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज़ करें प्रश्न नंबर 5 के लिए फटाफट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 3। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं शब्दों के। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका रूढ़। कौन सा होता है? रूढ़ शब्द। ठीक है, दूसरा होता है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। ठीक है, और तीसरा होता है योग रूढ़। क्या होता है? योग रूढ़। ठीक है दोस्तों, ये 3 हो गए। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं शब्दों के? 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, दिन रात में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। दिन रात में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है अव्ययभाव, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी है द्वंद्व और ऑप्शन डी है बहुव्रीहि। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 6 के लिए। तो यहाँ प्रश्न नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्या है? दिन रात में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। ठीक है दोस्तों, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और उसका समास विग्रह करने पर और या शब्द आते हों। ठीक है, जैसे दिन और रात है, दिन और रात। ठीक है, एक हो गया माता और पिता, माता और पिता, उसमें भी और आ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी जो पहचान होती है, इसमें योजक चिन्ह होगा बीच में ऐसे करके। ठीक है, ऊपर नीचे और विलोम शब्द होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दिन रात में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, त्रिफला में कौन सा समास है? यहाँ पूछा है त्रिफला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास और ऑप्शन डी है बहुव्रीहि समास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ऐसा फील होगा बिल्कुल जैसे कि परीक्षा में आप परीक्षा हॉल में परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो आप बताइए त्रिफला में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर चूज करें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, द्विगु समास। त्रिफला में कौन सा समास है? द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक हो। ठीक है दोस्तों, पहला पद जो हो संख्यावाचक होना चाहिए, मतलब संख्या के रूप में होना चाहिए, तो वो क्या होगा? वहाँ पर द्विगु समास होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है त्रिफला। क्या दे रखा है? त्रिफला। ठीक है, तो तिर क्या है इसमें? तिर मतलब 3। क्या है? 3। ठीक है, तो इसको जब हम इसका जो समास विग्रह करेंगे तो इसका जो तोड़ के इसका अर्थ निकल के आएगा 3 फलों का समूह। 3 फलों का समूह, तो क्या हो गया? त्रिफला हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे चौराहा हो गया, है ना, चौराहे में 4 राहों का रास्ता है ना, तो वहाँ पर भी आपका द्विगु समास होगा। तो द्विगु समास की यही पहचान है, यही परिभाषा है। उसका पहला पद संख्यावाचक होगा दोस्तों। ठीक है, संख्यात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, किस वाक्य में अपादान कारक है? यह 4 वाक्य दे रखे हैं, इसमें से हमको एक चूज करना है कि किस वाक्य में अपादान कारक है दोस्तों। ठीक है, अपादान कारक क्या होता है? अपादान कारक जहाँ पर अलग होने का बोध हो, कोई चीज़ किसी से अलग हो। ठीक है, तो वहाँ अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से फल गिरता है, तो पेड़ से अलग हो रहा है फल गिर रहा है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार की अब अपादान कारक हो गए। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है, राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है, ऑप्शन बी है, मोहन से अब सहा नहीं जाता। ऑप्शन सी है, हिमालय से गंगा निकली। ठीक है, हिमालय से गंगा निकली। और ऑप्शन डी है, चाकू से फल काटो। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 8 के लिए फटाफट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, हिमालय से गंगा निकली, तो हिमालय से अलग हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, अलगाव हो रहा है। ठीक है, जहाँ पर अलग होने का बोध हो वहीं पर अपादान कारक होता है दोस्तों।
ठीक है। वह बस से उतरा, वह बस से उतर गया, तो बस से ना दूर हो रहा है ना, अलग हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अपादान कारक क्या होता है, जहाँ पर अलग होने का बोध हो, और से चिन्ह का लोप हो जाता है, इसमें से चिन्ह दे ही रखा है, ठीक है दोस्तों। तो हिमालय से गंगा निकली, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, ठीक है। इसमें अलंकार पूछा है, कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी है यमक अलंकार, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा अलंकार, और ऑप्शन डी है उपमा अलंकार। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 9 के लिए। तो प्रश्न नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार दोस्तों, ठीक है। कैसे पहचान करेंगे अनुप्रास अलंकार की, तो अनुप्रास अलंकार की बहुत ही इंपॉर्टेंट और परफेक्ट पहचान है कि कोई वर्ण बार बार रिपीट हो रहा हो दोस्तों, ठीक है। कोई वर्ण बार बार रिपीट हो रहा हो, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, मतलब बार बार रिपीट हो रहा हो, जहाँ पर कोई वर्ण बार बार आए, ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ता जो वर्ण है वो बार बार आया है, तरनी तनुजा तट तमाल, ठीक है। चारों शब्दों में तय तकली ज़रूर आई है दोस्तों, आपकी तय ज़रूर आया है, ठीक है। तो यही इसकी पहचान होती है कि जहाँ पर कोई वर्ण बार बार आए वहीं पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। तो निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है पूछा है दोस्तों, क्या है, नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है गगन, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है जल, और ऑप्शन डी है अग्नि। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 10 के लिए। पूछा है तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हवा, ठीक है। हवा जो है ये तद्भव शब्द है दोस्तों, ठीक है। क्या है, ये तद्भव शब्द है हवा, ठीक है। किसका है, पवन का, ठीक है। पवन तत्सम शब्द होता है, पवन का तद्भव हवा, ठीक है। गगन ये भी तत्सम हो गया, जल ये भी तत्सम हो गया, और अग्नि भी तत्सम होता है। यहाँ पूछा है तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 5। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 11 के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं दोस्तों, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। ये 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी है 4। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 12 के लिए। तो प्रश्न नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं दोस्तों, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, पहली होगी दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि, और 5वीं अयादि संधि, ठीक है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि, ठीक है। ये 5 प्रकार की आपकी संधि हो गई, ठीक है दोस्तों। स्वर संधि कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, गुच्छा शब्द है। गुच्छा कैसा शब्द है। ऑप्शन ए है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ऑप्शन
सी है जातिवाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पर आगे पीछे हो गया, उसका कोई मैटर नहीं करता है। तो प्रश्न नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 13 के लिए, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। गुच्छा कैसा शब्द है? तो ये समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द किसी भीड़ या समूह का बोध कराएं। ठीक है, वही आपके समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे आपका सेना हो गया, है ना, सेना हो गया, सभा हो गया, आर्मी हो गया, जुलूस हो गया, कक्षा हो गया, टीम हो गया, है ना, ये सब कैसे हैं? ये सब समूहवाचक संज्ञा होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो गुच्छा कैसा शब्द है? ये समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, क्या बाहर कोई है? क्या बाहर कोई है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, क्या बाहर कोई है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक। प्रश्न नंबर 14 के लिए अपना ऑप्शन चूज करें, क्या बाहर कोई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो वहीं आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। देख, ठीक है दोस्तों, जैसे तुम कौन हो, मतलब प्रश्न कर रहे हैं हम सामने वाले से। उसने किसको मारा? ठीक है, प्रश्न कर रहे हैं, है ना। तो जहाँ पर प्रश्न किया जाए वहीं पर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों। ठीक है, जिस वाक्य में क्या, कौन, कब, कैसे आ जाए तो समझ लीजिए कि ये प्रश्नवाचक ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से विशेषण चुनना है हमें। ठीक है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। ऑप्शन ए है सच्चाई, ऑप्शन बी है उमंग, ऑप्शन सी है बचपन और ऑप्शन डी है युवा। ठीक है, तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 15 के लिए। तो यहाँ प्रश्न नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, युवा। ठीक है, युवा जो है विशेषण है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, क्या है? विशेषण, युवा। और कैसा विशेषण है? तो वो है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के रंग, आकार, अवस्था, भाव, गुण, दोष, दिशा आदि का बोध होता है वही आपके गुणवाचक होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अवस्था का बोध हो रहा है, युवा। ठीक है, वह लड़का युवा है, तो क्या है? युवा क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। सर्प का पर्यायवाची नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है राकेश, ऑप्शन बी है विषधर, ऑप्शन सी है सारंग और ऑप्शन डी है भुजंग। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 16 के लिए। सर्प का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, याद रखिएगा, नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, राकेश। ठीक है, क्योंकि राकेश जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है दोस्तों। किसका है? राकेश किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। विषधर सर्प का पर्यायवाची, सारंग सर्प का पर्यायवाची और भुजंग सर्प का पर्यायवाची, ये तीनों सर्प के पर्यायवाची हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वायु का। ठीक है, ऑप्शन ए है पवन, ऑप्शन बी है समीर, ऑप्शन सी है उपवन और ऑप्शन डी है अनिल। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 17 के लिए। तो प्रश्न नंबर 17 के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपवन। क्योंकि उपवन जो होता है वो बगीचा का पर्यायवाची होता है दोस्तों। किसका होता है? बगीचा का। ठीक है, पवन हवा का या वायु का पर्यायवाची होता है, समीर भी होता है और अनिल भी होता है। यहाँ पूछा है नहीं है तो उपवन बाघ का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। कवि का स्त्रीलिंग रूप है, कवि का
कवि का स्त्रीलिंग रूप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी में लगा लीजिए, ये कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो कवि का स्त्रीलिंग पूछा है। ऑप्शन ए है कवित्री, ऑप्शन बी है कवियत्री, ऑप्शन सी है कवियत्री और ऑप्शन डी है कवइत्री। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 18 के लिए, कवि का स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कवियत्री, ठीक है, कवयित्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है छात्र का बहुवचन है। छात्र का बहुवचन पूछा है। ऑप्शन ए है छात्रों, ऑप्शन बी है छात्र, ऑप्शन सी है छात्राएं और ऑप्शन डी है छात्रे। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 19 के लिए। तो प्रश्न नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, छात्रों। क्या हो जाएगा? छात्रों, ठीक है दोस्तों। तो छात्र का बहुवचन छात्रों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा प्रश्न नंबर 19 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट। प्रश्न नंबर 20 है अनाथ का विलोम शब्द है। किसका है? अनाथ का। अनाथ का विलोम शब्द पूछा है। ऑप्शन ए है आश्रित, ऑप्शन बी है आगामी, ऑप्शन सी है सनाथ या ऑप्शन डी है अश्वत। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज करें प्रश्न नंबर 20 के लिए। तो प्रश्न नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सनाथ। क्या हो जाएगा? सनाथ, ठीक है दोस्तों। सनाथ का अर्थ होता है जिसका कोई पालन पोषण या देखभाल करने वाला हो, वही सनाथ कहलाता है, ठीक है। सनाथ का जो अर्थ होता है वो जिसका कोई पालन पोषण या देखभाल करने वाला हो, ठीक है दोस्तों। और सनाथ का जो विपरीत होगा, विलोम होगा, वो अनाथ है आपका। अनाथ का मतलब जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो, ठीक है। और सनाथ का जिसका कोई पालन पोषण करने वाला हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 के लिए। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और ये बताएं कि आपने इनमें से कितने सही किए, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।